वेलकम बैक टू हेल गार्डन। ये है एपिसोड नंबर 139 ऑफ BTTH नोवेल। इसमें शुरुआत में तो हम जियान का ब्रेक थ्रू देखेंगे, फिर जियान दोबारा से मिलेगा उस कमांडर लिंक्वान से। अगर याद नहीं आ रहा है तो ये वही कमांडर लिंक्वान है जो जुनर को इनर अकेडमी से ले जाने के लिए आया था, क्योंकि तब जियान की कल्टिवेशन इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। बट जब ये लिंक्वान देखता है कि उसके जुनर के साथ कितने अच्छे रिलेशन है तो वो जियान से जलने लगा था। इस वजह से वो अपनी पूरी पावर का यूज करके जियान के ऊपर हमला करता है। अच्छी बात है कि तब फर्स्ट एल्डर सूचियन बीच में आ गए थे। तब जियान ने भी कसम खाई थी कि एक दिन इस कमांडर लिंक्वान की वो बैंड हो जाएगा। अब एग्जैक्टली क्या होने वाला है इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। जो लोग नए आए हैं फटाफट से सब्सक्राइब बटन को दबा दें। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। हमें शुरुआत में मालूम पड़ती है तोशे एंशिएंट जेड की मिस्ट्रीज। जुन्नर बताते हैं कि जो भी क्लैन इस तोशे एंशिएंट जेड के सारे पीसेस को इकट्ठा कर लेगा उसे एंशिएंट तोशे गॉड के मेंशन में एंटर करने का मौका मिलेगा। हजारों सालों से द्वीकी कॉन्टिनेंट में किसी ने 2D में ब्रेक थ्रू नहीं किया है। इस वजह से ये अपॉर्चुनिटी बहुत खास है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तोशे एंशिएंट जेड की लेगेसी में 2D में ब्रेक थ्रू करने का कोई मेथड हो। सुंदर जियान से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके पास तोशे एंशिएंट जेड है। जिसके बाद उसने एंसेस्टर शाओ ज़ॉन के बारे में बात करी थी। एक समय में शाओ क्लैन भी दुनिया में सबसे टॉप पे था। शाओ क्लैन के एंसेस्टर शाओ ज़ॉन की पावर्स इतनी खतरनाक थी कि उस समय के द्वीकी कॉन्टिनेंट में बस 4 और ऐसे वॉरियर्स थे जिनकी स्ट्रेंथ को उनसे कंपेयर किया जा सकता था। सीन धीरे धीरे आगे एस्केलेट होता है। हमें जुन्नर और जियान के बीच कुछ सीन्स भी दिखाए जाते हैं। अब एग्जैक्टली क्या हुआ इसके लिए तुम्हें पिछले एपिसोड को देखना होगा। उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जियान और जुन्नर के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई थी उससे जियान के दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है। भले ही भी जियान के पास टियान हो, जोंजे, लिटिल फी, डॉक्टर और जुन्नर की हेल्प हो, लेकिन उसकी पर्सनल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि वो उस पर रिलाई करके वुक्लैन को फेस कर पाएगा और सफिशिएंट स्ट्रेंथ के बाद ही वो अपने फादर और मास्टर को रेस्क्यू कर पाएगा। ये डिसीजन लेने के बाद जियान शुरू कर देता है उस डीमन पॉइजन स्पॉट की रिफाइनिंग। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। जैसे जियान की बॉडी से जेड ग्रीन फ्लेम बाहर आई थी, उसके एक इशारे पे ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक छोटे से स्टॉर्म में, जिसके बाद इकट्ठी हो जाती है डीमन पॉइजन स्पॉट के ऊपर। हाई टेम्परेचर की वजह से डीमन पॉइजन स्पॉट लगातार वेगल करता है। इसमें से वेव आफ्टर वेव ब्लैक कलर का फॉग बाहर आ रहा था। अब इस डीमन पॉइजन स्पॉट के पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है जो जियान के सामने फियरलेस बिहेव कर सके। पहले ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम को लगभग पूरी तरीके से इग्नोर कर पाता था, लेकिन जैसे जैसे जियान की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है उसकी वो छोटी सी फायर सीडलिंग अब एक बहुत ही भयानक चीज में बदल गई है। जब जेड ग्रीन फ्लेम इसे पूरी तरीके से सराउंड कर लेती है तो ऐसा लगता है जैसे बकरियों की टोली को भेड़ियों के झुंड ने घेर लिया है। डीमन पॉइजन स्पॉट ट्रेम्बल करता है। बेसिकली इसे लग रहा था कि इसके अच्छे दिन चले गए हैं। डीमन पॉइजन स्पॉट के ऐसे रिएक्शन को देख के जियान स्माइल करता है। इस चीज ने जियान को पहले बहुत परेशान किया है, लेकिन अब यही चीज उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की नरिशमेंट बन गई है। जियान अपने मन में बोलता है रिफाइन। इमीडिएटली ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम जो कि डीमन पॉइजन स्पॉट को सराउंड कर रही थी उसकी रोटेशन बहुत तेज हो जाती है। इसके अंदर से कई फायर सीडलिंग्स शूट हुए थे। ये डीमन पॉइजन स्पॉट को फोर्सफुली कई पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे डीमन पॉइजन स्पॉट के पोर्शन सेपरेट हुए थे, जियान के दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है। उसकी वो ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम भी सेपरेट हो जाती है। इसका हर एक छोटा सा क्लस्टर एक छोटे से डीमन पॉइजन स्पॉट को रैप करता था, जिसके बाद उसकी इंडिविजुअल रिफाइनिंग शुरू हो जाती थी। अभी जियान की आंखें बंद होती हैं। उसकी स्किन से लगातार जेड ग्रीन फ्लेम के विस्प बाहर आते हैं। ऐसा होने पर रूम का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा था ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम की रिफाइनमेंट की वजह से डीमन पॉइजन स्पॉट का पॉइजन धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा था। जैसे डीमन पॉइजन स्पॉट का एक पोर्शन रिफाइन हो जाया करता था, इसके अंदर छिपी प्योर द्वीकी बाहर आती थी। फाइनली फ्लो करती थी जियान की वेन्स में, जिससे उसकी एग्जॉस्टेड बॉडी दोबारा से फिल होने लगी थी। उसका ऑरा धीरे धीरे पीक पे जाने लगा था। जियान की करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए डीमन पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हर एक चीज बहुत ही स्मूथ और नेचुरल तरीके से आगे बढ़ती है। जियान को बस टाइम की जरूरत है। टाइम रेत की तरह हाथों से फिसलता जाता है। देखते देखते इस रिफाइनमेंट को हो जाते हैं 3 दिन। इन 3 दिनों के दौरान जुनर और बाकी के लोग जियान के रूम के पास आए थे। उन्हें ये बंद दरवाजा थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। अच्छी बात है कि ये लोग रैकलेस नहीं है। जैसे ही वो देखते हैं कि रूम से हॉट एयर बाहर आ रही है वो समझ जाते हैं कि जियान ट्रेनिंग कर रहा है। इस वजह से जियान के लिए बिल्कुल डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुआ था। जब जियान की क्वाइट ट्रेनिंग चल रही होती है ये सिटी काफी लाइवली हो गई थी। इसका रीजन होती है वो सोल स्टीयरिंग बैटल जो कि कुछ दिनों पहले हुई है। क्योंकि जियान का ग्रुप अभी ई क्लैन में रह रहा होता है, इस वजह से ई क्लैन की रेपुटेशन भी इंक्रीज हो गई थी। लोगों को लग रहा था ई क्लैन पहले डिक्लाइन हो चुका है, लेकिन अब जब सिचुएशन को देखा जाता है तो लोग फील करते हैं कि ई क्लैन के पीछे एक पावरफुल एग्जिस्टेंस है। इस वजह से जो लोग ई क्लैन के ऊपर हमला करने की साजिश कर रहे होते हैं उनके प्लान्स भी रखे रह जाते हैं। इवन आइसेवर वैली की भी ऐसी हालत हो गई है, तो फिर उसके सामने उनकी क्या ही औकात थी। जियान के ग्रुप की रेपुटेशन पर रिलाई करते हुए ई क्लैन भी शांति के माहौल को एंजॉय कर रहा था। ऐसा हुआ काफी टाइम हो चुका है जब ई क्लैन इस तरीके से टेंशन फ्री होकर एंजॉय कर पाया था। हमारे
हमारा ध्यान शिफ्ट होता है एक बेड की तरफ। इसके चारों तरफ स्टीमिंग हॉट एयर घूम रही होती है। इसके सेंटर पे बैठा हुआ होता है जियान। क्योंकि उसकी त्वचा से लगातार पसीना बाहर आ रहा था, उसके कपड़े बिल्कुल स्किन पे चिपक गए थे। इस समय जियान का चेहरा भी अनयूजुअल तरीके से लाल हो गया था। जो उसके चेस्ट पे कभी फिस्ट के साइज का डीमन पॉइजन स्पॉट हुआ करता था, अब उसका साइज बहुत ही टाइनी हो गया है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस टाइनी स्पॉट को एक ग्रीन फ्लेम सराउंड कर रही थी। जियान जैसे ही ब्रीथ करता था, उसकी नोज से लगातार व्हाइट फॉग बाहर आया करता था। अभी जियान की ब्रीदिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। उसके शरीर की दुखी किसी सैलाब की तरह उसकी वेन्स में दौड़ती है। स्काई-फाई 3 मिस्टीरियस चेंज का फुल यूज करने की वजह से जो इंजरीज को जियान ने सफर किया था, अब वो पूरी तरीके से हील हो चुकी हैं और तो जियान की कंडीशन अपने पीक को भी क्रॉस कर चुकी है। अचानक से जियान की शरीर की दुखी का फ्लो तेज हो जाता है। ये कैसे फियर्स मोमेंटम को पोजेस कर रही थी, जैसे किसी बोटल नेक को तोड़ना चाहती है। जैसे जैसे उसके शरीर की दुखी और भी पावरफुल होती जाती है, जियान की बॉडी एकदम लाल हो जाती है। उसके शरीर में जितने भी पोर्स थे उनमें दुखी से बहुत छोटे छोटे पिलर्स बाहर शूट होते हैं। दुखी का रोटेशन बहुत तेज हो जाता है। ये मामला कुछ और देर तक कंटिन्यू रहता है। अचानक से जियान की बॉडी हो जाती है स्टिफ। उसकी सोल में से एक हल्का सा क्रैक का साउंड बाहर आया था। जैसे ही हल्का सा नॉइज अपीयर हुआ था, जियान की बॉडी में एक नेक्स्ट लेवल का कंफर्ट फैलता है। ये इमीडिएटली जियान की बॉडी के हर एक कॉर्नर में फैल गया था। इतनी ज्यादा एनर्जी को कंटेन करने की वजह से जो स्वेलिंग की फीलिंग आ रही थी, अब वो भी चुपचाप से डिसअपीयर हो जाती है। जियान इस समय अपनी आंखें खोलता है। बची हुई ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम उसकी आंखों में दिखाई देती है। वो कहता है मैंने 2 जोंग 3 स्टार्स पे ब्रेक थ्रू कर लिया। हाँ, वो अपनी नजर को नीचे करके अपने चेस्ट को देखता है। अभी डीमन पॉइजन स्पॉट पूरी तरीके से रिफाइन नहीं हुआ था। अभी भी जियान कई छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स को देख सकता था। आखिरकार शेवाया ने जो अपनी पूरी लाइफ में दुखी को इकट्ठा किया है, वो इतनी आसानी से खत्म कैसे हो सकती थी। इन छोटे छोटे पॉइजन डीमन स्पॉट को देख के जियान कहता है अभी मेरी बॉडी पीक कंडीशन में आ चुकी है। अगर मैं अपनी ट्रेनिंग को रोक देता हूँ तो सच में मेरे लिए काफी नुकसान भरी बात है। थोड़ी और देर तक हेजिटेट करने के बाद जियान अपनी ट्रेनिंग कंडीशन से बाहर नहीं आता। जियान ने दोबारा अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग को फोकस कर लिया था। अगर उसने डीमन पॉइजन स्पॉट को यहाँ तक रिफाइन कर लिया है तो इस परेशानी को पूरी तरीके से खत्म करना ही सही रहेगा। लेकिन जियान सोच रहा होता है क्या इसके अंदर जो एनर्जी अवेलेबल है वो मुझे 2 जोंग के 4 स्टार तक पहुंचाने के लिए काफी होगी। इसी तरीके से डीमन पॉइजन स्पॉट के बाकी के छोटे छोटे स्पॉट्स रह गए होते हैं, वो जियान की ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम के सामने नहीं टिक पाते। आधे दिन में ये पूरी तरीके से रिफाइन हो चुके थे। इसी मोमेंट पे वो डीमन पॉइजन स्पॉट जिसे शेवाया ने जियान के चेस्ट में इम्प्लांट किया था, वो पूरी तरीके से डिसअपीयर होता है। अगर हेल में मौजूद शेवायान को ये मालूम पड़ता है कि उसके डीमन पॉइजन स्पॉट ने जियान की जान तो ली नहीं बल्कि जियान की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प की है, तो हो सकता है वो दोबारा वहाँ पे फांसी लगाने की कोशिश करे। हमारा ध्यान जाता है जियान पे। अभी उसकी आईब्रोज थोड़ी निट हो गई थी। वो सेंस कर पा रहा था कि उसे 4 स्टार पे पहुंचने के लिए बस थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है। लगता है 2 जोंग के 2 लेवल को बढ़ाने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जियान ने उस अमाउंट को काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया। अनएक्सपेक्टेडली उस जरूरत को डीमन पॉइजन स्पॉट भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। जियान साय करता है। वो कहता है मैं 4 स्टार 2 जोंग से बस थोड़ा ही पीछे हूँ। अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को जानने देता हूँ तो पता नहीं भविष्य में ऐसा मौका कब मिलेगा। इस समय कमान पे तीर ऑलरेडी चढ़ चुका है। जियान के पास रिलैक्स करने का समय नहीं था क्योंकि डीमन पॉइजन स्पॉट की इंटीरियर की पूरी दुई की रिफाइन हो चुकी है। तो फिर जियान को बाकी की एनर्जी के लिए खुद के रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा। उसके दिमाग में विचार आया था, तभी वो अपने हाथ को वेव करता है। उसके सामने अपीयर होते हैं ब्राइट रेड मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स। ये सारी जड़ी बूटियां फायर एफिनिटी की थी। अभी ये जियान के सामने फ्लोट कर रही होती हैं। जियान को जिस तरीके की एनर्जी की जरूरत है उसका एक डेंस अमाउंट इन इंग्रेडिएंट्स में अवेलेबल है। जियान अपना मुंह खोल के सांस को बाहर एक्सहेल करता है। ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम ने इंग्रेडिएंट्स को सराउंड कर लिया था। अचानक से हमारे कानों में जाती हैं बैंग बैंग की साउंड्स। जैसे ही जेड ग्रीन फ्लेम ने सराउंड करती है, ये इंग्रेडिएंट्स ब्लास्ट होने लगते हैं। वेव आफ्टर वेव फायर एफिनिटी एनर्जी बाहर आती है। फाइनली ये फैल गई थी पूरे रूम में। कॉमन सेंस के हिसाब से मेडिसिनल इंग्रेडिएंट से इस तरीके से एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता और ना ही उनका इस तरीके से इस्तेमाल करके उन्हें वेस्ट करना चाहिए, चाहे केस कैसा भी हो। लेकिन जियान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन सारी जड़ी बूटियों को मेडिसिनल पिल के रूप में रिफाइन करे। अगर ये वेस्ट होती है तो हो जाने दो। उसे 4 स्टार 2 जोंग में ब्रेक थ्रू करने के लिए एनर्जी की इमीडिएट जरूरत है। जब डेंस अमाउंट में एनर्जी पूरे रूम में भर गई थी, जियान नोट करता है। उसने अपनी आंखों को दोबारा बंद कर लिया था। जहाँ तक उसका अंदाजा है, इतनी एनर्जी उसके 4 स्टार 2 जोंग में ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी है। जब जियान अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, तभी सिटी से 500 किलोमीटर की दूरी पर 10 शैडोज घूम रही होती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ब्लैक फिगर्स बड़े बड़े बीस्ट थे। इनके 4 विंग्स होते हैं और इनके फोरहेड पे होता है एक बड़ा सा हॉर्न। इन हॉर्न बीस्ट के ऊपर खड़े होते कुछ फिगर्स जिनने पर्पल कलर की रोब्स को पहन रखा होता है। इनकी बॉडी से लगातार स्ट्रॉन्ग और रिलीज होता है। हमारा ध्यान जाता है सबसे आगे वाले हॉर्न बीस्ट पे। अब इसके ऊपर एक बंदा अपने हाथों को पीछे करे हुए खड़ा हुआ था। ये बंदा वैसे देखने में थोड़ा हैंडसम था, लेकिन जब उसकी निगाहें नॉर्थ की तरफ जाती हैं तो उसके चेहरे को एक ग्लूमी एक्सप्रेशन
कवर कर लेता है। इस बंदे के पीछे एक पर्पल ब्लैक क्लोथ मैन आता है। वो दोनों हाथ कवर करके रिस्पेक्टफुल आवाज में बोलता है, कमांडर लिंकवान, जैसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है यंग मिस पिलरियन की ये सिटी में होंगे। ये लिंकवान काफी फैमिलियर नेम नजर आता है ना, क्योंकि ये वही सो कॉल्ड सबमर्ज्ड आर्मी का कमांडर है जिसका इनर अकेडमी में जियान से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तब ये जूनर को वापस अपने क्लैन में ले जाने के लिए आया था। लिंकवान कहता है वो शाओ क्लैन का ट्रैश भी वहाँ पे है ना। उसकी आंखों में एक डार्क फ्यूरी फ्लैश हो रही थी। ये सुन के जो पीछे बंदा खड़ा हुआ था वो थोड़ा सा हेस्टेट करके नोट करता है। लिंकवान एक्सप्रेशनलेस था। उसकी आंखें जाती नॉर्थ की तरफ और उसके चेहरे पे फ्लैश होता है एक फेरोशियस एक्सप्रेशन। वो कहता है, ट्रैश, मैंने तुझे पहले वार्निंग दी थी कि अपने गंदे हाथों को हमारी मिस से दूर रखना। लगता है अगर मैं इस बार तुझे सही से सबक नहीं सिखाता हूँ तो तू इस कमांडर की बात को सीरियसली नहीं लेगा। सीन शिफ्ट होता है एक रूम की तरफ। इस रूम के चारों तरफ डेंस लाल कलर की एनर्जी घूम रही होती है। इसका टेम्परेचर तो किसी ओवन की तरह हॉट हो चुका था। इसमें से गर्म हवाएं लगातार बाहर आती हैं। जियान बेड पे क्रॉस लेग पोजीशन में बैठा हुआ था। उसकी बॉडी में सक्शन फोर्स क्रिएट होती है जिससे आसपास की ब्राइट रेड एनर्जी खींची चली जाती है। जैसे ही एनर्जी उसकी बॉडी में एंटर करती है उसके शरीर का रंग एकदम क्रिम्सन हो जाता है। इतनी डेंस एनर्जी की वजह से जियान के फोरहेड पे पसीना आ गया था जो कि उसके चेहरे पे बहते हुए नीचे टपक जाता है। अभी जियान की लाइफ में पहली बार है जब उसने मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की एनर्जी डायरेक्ट अब्सॉर्ब करी हो। इससे पहले या तो वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की पिल को रिफाइन किया करता था वरना उन्हें पानी में सोख करके यूज किया करता था। ऐसा करने से उनकी एनर्जी का सबसे अच्छा यूज हो सकता है। लेकिन सीन ये है कि अभी जियान के पास टाइम नहीं है। पलक झपकते ही ब्रेक थ्रू करने की अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। उसे नहीं पता होता कि ये मौका दोबारा कब आने वाला है। अच्छी बात है कि जियान के पास हेवली फ्लेम की प्रोटेक्शन है। हालांकि इस तरीके से एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद उसे पेन फील होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो इस दर्द को सह नहीं सकता। मैजेस्टिक क्रिम्सन एनर्जी उसकी बॉडी में एंटर करती है। हेवली फ्लेम के द्वारा रिफाइन होने के बाद ये सर्कुलेट होने लगी थी जियान की वेन्स में। जैसे जैसे एनर्जी और भी बढ़ती जाती है जियान फील करता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट फेल होती जा रही है। वो दोबारा से अपने दिमाग को फोकस करता है। एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से वो ब्रेक थ्रू के साइंस को सेंस कर पा रहा था। हमारे कानों में बैंग बैंग की आवाज जाती है। जियान की वेन्स में द्विकी की डेंसिटी बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था ये सैलाब की तरह बह रही है। अब जब भी एनर्जी उसकी वेन्स में फ्लो करती थी जियान की रूह थोड़ी ट्रेम्बल होती थी। लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार था। अचानक से जियान की बॉडी से क्रिएट होने वाला सक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाता है। रूम के अंदर जो ब्राइट रेड एनर्जी थी उसमें से भी विस्लिंग साउंड्स आने लगते हैं। ये कई दुखी के प्लेयर्स में ट्रांसफॉर्म होकर जियान की बॉडी से कोलाइड हो जाती है, जिसके बाद ये जियान के पोर्स और उसकी नोज से एंटर करती थी। जब ये क्रिम्सन एनर्जी उसके पोर में एंटर करती थी जियान को ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे चिली सॉस के पूल में डाल दिया है। स्विश स्विश की साउंड आती है। जियान कितने भयानक अब्जॉर्प्शन की वजह से रूम के अंदर भरी हुई ये क्रिम्सन एनर्जी कम होने लगती है। वहीं पे उसका ऑरा लगातार माइटी होता जा रहा था। जैसे एनर्जी की लास्ट वेव जियान की नाक से एंटर करती है उसका शरीर अचानक से स्टिफ हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे जियान स्टैच्यू में बदल चुका है। उसकी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं करती। इसी के साथ रूम के अंदर एक अजीब सा साइलेंस फैल जाता है। बस कहीं से सैलाब के बहने की आवाजें आती हैं। अगर हम इस नॉइज को थोड़ा फॉलो करते हैं तो हम ये डिस्कवर करेंगे कि नॉइज आ रहा है जियान की बॉडी से। जब जियान इस तपस्या में चला जाता है तो उसके अंदर का ड्रैगन जैसा और अपने पंख फैलाने लगता है। जियान के रूम के बाहर होता है एक शांति भरा कोर्टयार्ड। इस कोर्टयार्ड को कई फ्लावर से डेकोरेट किया गया था। जब भी कोई हवा चलती थी तो फूलों की खुशबू पूरे कोर्टयार्ड में फैल जाती थी। कोर्टयार्ड में एक स्टोन पवेलियन भी था। अब स्टोन पवेलियन में होती हैं दो ब्यूटीफुल सी फिगर्स। ये दोनों शांति से बैठी हुई थी और इनके बीच में होता है एक चेस बोर्ड। ओकेजनली एक टिक्की साउंड सुनाई देती थी। ये साउंड होता है चेस पीस के रखे जाने का। अगर जियान इस समय रूम से बाहर आ जाता है तो इस सीन को देख के वो डेफिनेटली शॉक हो जाएगा। ये दोनों लड़कियां जो कि शुरू से एक दूसरे को अपोज कर रही थी अब ये चुपचाप से चेस खेल रही हैं। इस सीन पे लोग बिलीव नहीं करेंगे। जूनर के हाथ में होता है एक वाइट जेड चेस पीस। चेस पीस को नीचे रख के उसकी ब्राइट आंखें जाती हैं शाओशियान के ऊपर। जूनर एक अल्यूरिंग स्माइल के साथ बोलती है, बिग सिस्टर शाओशियान, बिग ब्रदर जियान ने इनर अकेडमी में आपके बारे में काफी बताया है। उनके मुताबिक आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हो। लिटिल फेई डॉक्टर का वो हाथ जो कि चेस पीस को उठा रहा था ये सुन के वो अचानक से रुक जाता है। वो भी स्माइल के साथ कहती है, जियान भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जूनर स्माइल करके एक हल्की सी आवाज में कहती, सिर्फ एक फ्रेंड? इस बात को सुन के लिटिल फेई डॉक्टर अपनी आंखें ऊपर करती है। वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहती लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ गई थी। जूनर एग्जैक्टली क्या कहना चाहती है शाओशियान को आखिर ये कैसे पता नहीं होता। भले दूसरी पार्टी सिंपल नहीं है लेकिन शाओशियान भी वो पुरानी भोली लड़की नहीं है। इतने कम समय में चून एम्पायर के अंदर एक डिक्टेटरशिप को स्टेबलाइज करना, इसमें लिटिल फेई डॉक्टर को स्ट्रेंथ के साथ साथ स्कीमिंग भी आनी चाहिए। लेकिन जब भी वो जियान के साइड में हुआ करती थी वो अपनी स्कैनिंग साइड को बिल्कुल डिस्प्ले नहीं करना चाहती थी। जब जूनर लिटिल फेई डॉक्टर के इस एक्सप्रेशन को देखती है जहाँ पे ना ही वो एग्री कर रही है ना ही डिसएग्री, जूनर का हाथ वहीं पर रुक जाता है। जूनर का हाथ ट्रेम्बल हुआ था। वो लिटिल फेई डॉक्टर को देख के एक डीपर मीनिंग के साथ बोलती है, मैं यहाँ से जल्दी जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिग ब्रदर जियान का अच्छे से ध्यान रखोगी। लिटिल फेई डॉक्टर की आंखें जाती हैं स्ट्रेट जूनर की तरफ। वो कहती है, जब तक मैं जिंदा हूँ जियान को कोई हाथ नहीं लगा सकता।
सकता। लिटिल फी डॉक्टर के इस रिप्लाई को सुन के जूनर नोट करती है। जैसे ही वो अपने हाथों को आगे करके स्ट्रेच करती है, उसकी बॉडी के कर्व्स रिवील हुए थे। जूनर खड़ी होने वाली थी, अचानक से उसकी आईब्रोज वर्टिकल हो जाती हैं। अचानक से उसकी नजरें जाती हैं दूर के आसमान की तरफ। वहां से हल्के से रशिंग विंड साउंड सुनाई दे रहे थे। जैसे जूनर ने सेंस किया था, लिटिल फी डॉक्टर का ध्यान भी उसी डायरेक्शन में जाता है। वो अपनी आईब्रोज को नेट करके बोलती है, क्या ये आइसवर वैली है या फिर हॉल ऑफ सोल्स? लेकिन जूनर अपना सिर हिलाती है। वो कहती है, ये लोग मेरे गू क्लैन से हैं। वो कहती है, ये लोग ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी से हैं। मैं इनके यूनिक बीस्ट की सैंड को स्मेल कर पा रही हूँ। स्टोन पवेलियन में एक रिपल अपीयर होती है। तुरंत ही वहाँ पे प्रकट हो गए थे दोनों डोजन लेवल के एक्सपर्ट्स। इनकी आंखें भी जाती हैं आसमान की तरफ। उनमें से व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन कहता है, इन लोगों को जियो क्लैन से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आखिरकार उस बैटल का स्तर कुछ ज्यादा ही बड़ा चला गया था। जूनर अपना सिर हिलाते हुए कहती है, ये लोग सच में मेरा परछाई की तरह पीछा करते हैं। क्लियरली वो काफी डिस्प्लीज्ड फील कर रही थी। उस ब्लैक क्लोथ ओल्ड मैन के चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल आती है। वो कहता है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ये ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी एल्डर काउंसिल के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। वो चाहते हैं कि यंग मिस हमेशा जियो रियल में ही रहे। इस एल्डर के बोलने की टोन से ऐसा लग रहा था जैसे ये एल्डर काउंसिल को कुछ खास पसंद नहीं करता। जब वे लोग बात कर रहे होते हैं, बीस्ट आसमान में अराइव हो चुके थे। उनके ऊपर खड़े हुए ब्लैक फिगर्स नीचे आते हैं। ये पॉज होते हैं उस कोर्टयार्ड के ऊपर की हवा में, जहाँ पे जूनर और बाकी लोग खड़े हुए थे। इन सभी की आंखें पॉज होती हैं जूनर के ऊपर। वहीं पे जब उस लिंकवान की नजरें जाती हैं जूनर के ऊपर, उसकी आंखों में एक फायरी हीट फ्लैश हुई थी। लैंड करने के बाद अपने हाथों को कव करके बोलता है, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी से कमांडर लिंकवान आपको ग्रीट करता हूँ। लेकिन जूनर की आईब्रोज वर्टिकल थी। वो डिमांड करते हुए बोलती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? लिंकवान जूनर को देख के स्माइल करता है, जिसके बाद उसकी आंखें जाती हैं पूरे कोर्टयार्ड की तरफ, बट उसे जियान नहीं दिखता। वो जूनर की तरफ देख के बोलता है, एल्डर्स को चिंता हो रही थी कि कहीं यंग मिस हर्ट ना हो गई हो, इस वजह से हम यंग मिस को वापस जियो रियल में ले जाने के लिए आए हैं। वो व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन हंस के बोलता है, हम दोनों यंग मिस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आखिर उन्हें क्या हो सकता है? तुम ये मत कहना कि तुम्हारे जैसा नया लौंडा जिसने बैप्टिज्म के बाद 5 स्टार दोजों में कदम रखा है, वो हमसे ज्यादा अच्छे से यंग मिस को प्रोटेक्ट कर सकता है। ओल्ड मैन की आवाज बिल्कुल कर्टियस नहीं थी। खैर, ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल भी है। लिंकॉन जैसा नया लौंडा इनके स्टेटस से कंपेयर कैसे कर सकता था? खैर, लिंकॉन भी जानता था कि वो इस ओल्ड मैन को इग्नोर नहीं कर सकता। वो अपने हाथों को कव करके रिस्पेक्टफुल आवाज में बोलता है, ओल्ड मैन आप कैसी जोक से भरी बात कर रहे हो? ये ऑर्डर सीधा एल्डर काउंसिल से आया है। मैं इसे इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? जब ये लिंकॉन बाकी के एल्डर्स की बात करता है तो व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन भी आगे कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखें जाती है जूनर की तरफ। वो जूनर के डिसीजन का वेट कर रहा था। लिंकॉन जूनर की तरफ देख के सोलम आवाज में कहता है, यंग मिस इस बार आपको लेके एल्डर्स बहुत ज्यादा एंग्शियस लग रहे हैं। आपने इस बार हॉल ऑफ सोल से भी ब्लोज एक्सचेंज करे हैं। अगर कहीं उन्हें आपकी आइडेंटिटी के बारे में मालूम पड़ जाता है और आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो फिर पूरे गूरियल में कियोस फैल जाएगी। इस वजह से ऑर्डर्स ने हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं। अगर हम यंग मिस को अपने साथ नहीं ले जा पाते तो हमें पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। जूनर अपनी आईब्रोज को रेज करती है। वो ऑलरेडी जानती थी कि अगर उसकी वो वाली खबर जिसमें उसने हॉल ऑफ सोल से ब्लोज एक्सचेंज करे थे वो जियो रियल में पहुंच जाती है तो एल्डर्स तुरंत ही एक्सपर्ट्स को उसे वापस लाने के लिए भेजेंगे। बस जूनर ने ये नहीं सोचा था कि ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। जूनर थोड़ी देर तक सोचती रहती है, जिसके बाद उसका ध्यान जाता है उस बंद दरवाजे की तरफ जहाँ पे जियान ट्रेनिंग कर रहा था। जूनर कहती है कि मैं 2 दिन के बाद लौटूंगी। इस बात को सुन के लिंकॉन का एक्सप्रेशन चेंज होता है। उसकी आंखें जाती हैं रूम की तरफ। वो एक कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, र्यूमर के हिसाब से वो शाओक्लैन का यंग मास्टर भी यहाँ पे है ना? आई वंडर वो अभी कहाँ पे है? हाँ, उससे मुझे जानन अकेडमी मिले हुए काफी टाइम हो गया है। अभी उसका लेवल कहाँ तक पहुंचा होगा? जब लिंकॉन की रिडिक्यूल से भरी आवाज जूनर और शाओशियान के कानों में जाती है तो उनके चेहरे पे गुस्से वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं। खैर, जब यहाँ पे इस तरीके का माहौल फैला हुआ था, अचानक से बीच में क्रीक की आवाज आती है। वो बंद दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के पीछे से बाहर निकलता है एक फिगर। साथ ही में सभी के कानों में हंसने की आवाज भी गई थी। जियान कहता है, एक्चुअली में ये तो कमांडर लिंकवान है। अफसोस की बात है मैं तुमसे अभी तक मिल नहीं पाया, लेकिन कमांडर लिंकवान की इतनी सालों तक की ट्रेनिंग के बाद भी वो 5 स्टार दोजोंग तक ही पहुंच पाए हैं। सच में ये चीज मुझे काफी सरप्राइज करती है। लिंकवान के चेहरे की वो स्माइल विड्रॉ होती है। उसका एक्सप्रेशन डार्क और सोलम हो गया था। उसकी आंखें जाती हैं उस फिगर पे जो कि रूम से बाहर आ रहा है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिसको वो ट्रेस समझ रहा होता है उसके सामने बोलने की हिम्मत होगी। क्या इसको ऐसा लग रहा है कि अगर यंग मिसेस से प्रोटेक्ट कर रही है तो वो कुछ भी कह सकता है? जब जियान का फिगर पूरी तरीके से बाहर आ गया था, लिंकवान के चेहरे की आइसी कोल्डनेस और भी डेंस हो जाती है। जियान अपीयर होता है कोर्टयार्ड में। वहीं पे उसके चेहरे को एक ब्रिलियंट स्माइल ने कवर करके रखा था। जिस मोमेंट में जियान अपीयर हुआ था उसकी बॉडी से एक मैजेस्टिक ऑरा रिलीज होता है। जैसे लिंकवान इस ऑरे को सेंस करता है उसकी वो ग्लूमी आंखें और भी नैरो हो गई थी। वो कहता है एक दोजोंग। जब वो सामने खड़े यंग मैन के पूरे ऑरे को सेंस करता है, इस कमांडर लिंकवान का एक्सप्रेशन बहुत अगली हो गया था। वो कहता है 4 स्टार दोजोंग। उसकी ग्लूमी आंखें दिखती हैं जियान को। वहीं पे उसके दिल में एक डिसबिलीफ फैल गया था। जब ये इनर अकेडमी में जियान से मिला था तब जियान की स्ट्रेंथ बस 2 लिंक क्लास पे थी। उस
उस समय जियान के पास वो क्वालिफिकेशंस भी नहीं थी कि वो इस लिंक्वान की आंखों में भी देख सके। अगर तब फर्स्ट एल्डर सूचियान बीच में नहीं आते तो फिर लिंक्वान जियान को पूरी तरीके से ट्रैश बना देता। लेकिन इस लिंक्वान ने कभी नहीं सोचा था कि बस कुछ ही साल हुए हैं जब ये दोनों दोबारा मिलते हैं तो शाओ क्लैन का ये ट्रैश एक दोजोंग बन गया है और तो जियान की स्ट्रेंथ इससे बस 1 स्टार पीछे है। आखिर इतने बड़े डिफरेंस की वजह से लिंक्वान कैसे स्टर्न नहीं होता। जब लिंक्वान का एक्सप्रेशन ग्लूमी था, जियान की आंखें भी इसके ऊपर फोकस होती हैं। तुरंत ही जियान के चेहरे पे सरफेस होती है एक हल्की सी स्माइल, बट इस स्माइल में एक चिल फैली हुई थी। जब नर अकेडमी में ये जूनर को लेने के लिए आया था तब इतना बेशर्म हो गया था कि जियान से फाइट करना चाहता था। अगर एल्डर सूचियान इंटरव्यू नहीं करते तो उस बैटल का रिजल्ट बहुत ही अनइमेजिनेबल होता। भले ही तब इन दोनों के बीच में तगड़ी फाइट नहीं हो पाई थी, लेकिन जियान ने इस लिंक्वान को हमेशा याद करके रखा है। जिस तरीके से रिडिक्यूल भरी बातें तब लिंक्वान ने करी थी, जियान उनमें से किसी बात को भूला नहीं है। जियान कोई बहुत बड़ा दयालु इंसान नहीं था, क्योंकि तब जियान की कल्टिवेशन हाई नहीं थी। इस लिंक्वान ने जियान को लगातार ह्यूमिलिएट किया था। एंड में जाते जाते तो जियान को मर्डर करना चाहता था। आखिर ऐसी चीज को जियान कैसे भूल सकता है। एक मोमेंट तक के लिए लिंक्वान जियान को डार्क और सोलम तरीके से देखता रहता है, जिसके बाद वो एक कोल्ड आवाज में हंसते हुए बोलता है, बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि शाओ क्लैन जो कि इस तरीके से डिक्लाइन हो गया है, उसने एक दोजोंग को प्रोड्यूस कर दिया है। ये फैक्ट इस कमांडर को सच में बहुत सरप्राइज करता है। अब भाई जियान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी स्माइल के साथ रिप्लाई करता है, कमांडर लिंक्वान को यहाँ पे इस तरीके से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आखिर ऐसी चीजों के बारे में कौन क्या कह सकता है। जब हम पिछली बार मिले थे तब मेरी स्ट्रेंथ बस 2 लिंक क्लास पे थी। कुछ सालों के बाद ये कौन कह सकता है कि हम दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक होगा। जियान की टोन में रिडिक्यूल को सेंस करके लिंक्वान अपने सिर को हिलाता है। वो कोल्ड आवाज में कहता है, तुमने अपने गोल को अचीव कर लिया है ना, लेकिन तुम अभी 4 स्टार दोजोंग पे ही पहुंचे हो। इस कमांडर की आंखों में तुम पहले की तरह वीक हो। भले जियान की स्ट्रेंथ लिंक्वान से 1 स्टार कम हो, बट लिंक्वान को कॉन्फिडेंस था कि उसके और जियान के बीच में अगर फाइट होती है तो वो जियान को आसानी से हरा देगा। खैर ऐसी बात नहीं है कि ये कॉन्फिडेंस फालतू में आ रहा है। जियो क्लैन में जिस तरीके की चीप मेथड्स और 2 टेक्निक्स हैं, वो इस लिंक्वान को काफी हायर पॉइंट पे खड़ा करते हैं। वो सच में बिलीव नहीं करता था कि वो जिसको इतनी एलीट ट्रेनिंग मिली है वो शाओ क्लैन के स्ट्रेस से वीक होगा, जिसे हर एक चीज को खुद ही ढूंढना पड़ा है। जियान स्माइल करके रिप्लाई करता है, लेकिन मेरी आंखों में तुम कुछ नहीं हो। जियान इस लिंक्वान से पूरी तरीके से नफरत करता था, पर जियान की फीलिंग्स इतने सालों से एक्यूमुलेट होती आ रही, बट जब जियान इस लिंक्वान से इतनी सालों के बाद मिला है तो उसकी वो पुरानी डिसलाइक अब एक हेट्रेड में बदल गई है। जियान के इन शब्दों को सुन के लिंक्वान का चेहरा डांस हो जाता है। उसकी बॉडी से एक डांस किलिंग इंटेंट रिलीज होता है, लेकिन लिंक्वान की आंखें चाहे कितनी भी कोल्ड हो गई हो, जियान का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था। उसकी आंखें लगातार दूसरी पार्टी की आंखों को देखती रहती हैं। जियान की आंखों में भी एक चिल फैल रही थी। ये दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं और इनके औरे भी एक दूसरे से टकराने लगे थे। ये औरे किलिंग इंटेंट से भरे हुए थे। दूर से इन्हें देख के कोई बता देगा कि शुरुआत से एंड तक ये दोनों कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते। हमारा ध्यान जाता है जूनर की तरफ। वो एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ चिल्ला के बोलती है, लिंक्वान। ऐसा लग रहा था जो लिंक्वान की आंखों में किलिंग इंटेंट था, जूनर ने उसे सेंस कर लिया है। जब जूनर इस तरीके से स्टर्न आवाज में चिल्लाती है तो फिर लिंक्वान की भी उसे इग्नोर करने की हिम्मत नहीं होती। वो तुरंत ही अपनी आंखों को विड्रॉ करके दोनों हाथ जूनर की तरफ करके कप करता है, लेकिन जब उसने अपने सर को नीचे किया था तो उसकी आंखों का किलिंग इंटेंट और भी डांस हो गया था। जूनर ने यहाँ पे जियान के लिए चिल्लाया है। इस रीजन के बारे में सोच के उसका खून खोलने लगा था। ऑफ कोर्स इस गुस्से को वो जूनर के ऊपर उतार नहीं सकता, तो फिर नेचुरली इसका टारगेट होगा जियान। लिंक्वान हाथ कप करके रिस्पेक्टफुल आवाज में बोलता है, यंग में से यहाँ पे हमारे आने से पहले एल्डर्स ने हमसे पहले ही बोला है कि चाहे कोई भी रीजन हो, लेकिन आपको गुरेल्म वापस लेके आना है। जो भी इसके बीच में प्रॉब्लम खड़ी करता है उसे वहीं पे मारने के सख्त ऑर्डर है, फिर चाहे दूसरी पार्टी की आइडेंटिटी कुछ भी हो। जब वो बोलते बोलते एंड में आ गया था तो उसकी आंखें ड्रिफ्ट होती है जियान की तरफ। इस बात को सुन के जियान स्टार्टर्ड हो गया था। वो लिंक्वान की नजरों को इग्नोर करके जूनर की तरफ देख के बोलता है, जूनर क्या तुम अभी जा रही हो? जूनर थोड़ी देर तक हेजिटेट करती है, लेकिन फाइनली वो भी नोट कर देती है। अभी टाइम उसकी ब्लड लाइन की अवेकनिंग का है। इस समय अगर वो क्लैन से बाहर रहती है तो उसके क्लैन के मेंबर सच में चिंतित होंगे। अगर सच में इस बार वो नहीं लौटी तो फिर जूनर को वापस बुलाने के लिए क्लैन अपने 2 एक्सपर्ट्स को डिस्पैच करेगा। उस समय अगर वो जियान से मिलते हैं तो बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी हो सकते हैं और जूनर नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। जूनर अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए जियान के सामने आती है। वो जियान के बिखरे हुए कपड़ों को सही करते हुए बोलती है, मैं इस बार क्लैन के आउटसाइड ज्यादा समय के लिए नहीं रह सकती, वरना मेरी वजह से बिग ब्रदर जियान के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। एक बार बिग ब्रदर जियान आप अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते हो तो आपके पास कोरियल में आने की एबिलिटी होगी। जूनर आपका वहीं पे वेट करेगी। जियान की आंखें पॉज होती हैं उस सुंदर से चेहरे पे। जियान इस लड़की की आंखों में अटैचमेंट को फील कर पाता है। थोड़ी देर तक क्वाइट रहने के बाद जियान नोड कर देता है। आखिर जियान भी रीजनेबल इंसान था। जूनर जियान के लिए लगातार बहुत कुछ करती आई है। अगर वो फिर भी इतना जिद्दी बना रहता है तो फिर वो सच में जूनर के लिए काबिल ही नहीं है। आसपास के सभी लोगों को इग्नोर करके जियान जूनर के वेस्ट को ग्रैब करता है। उसे हक करके कहता है,
तुम मेरा वेट करना। जियान के ऐसे एक्शन की वजह से जूनर का चेहरा हो गया था लाल, लेकिन जब लिंकॉन देखता है कि जूनर जियान के साथ कैसे इंटीमेट हो रही है तो उसकी आंखें गुस्से और जेलसी से लाल हो जाती हैं। उसकी जो सेंस ऑफ रीजनिंग थी उसे उसके दिल की जेलसी ने कवर कर लिया था। उसके दिल में जूनर हमेशा गॉडेस की तरह रही है। उसने किसी को इस गॉडेस के बारे में बात करने के लिए अलाउ नहीं किया, लेकिन आज ये गॉडेस जो कि जियो रियल में हमेशा कोल्ड और इंडिफरेंट रहती है, वो जियान के साथ ऐसे इमोशंस को शो कर रही है। आखिर लिंकॉन इस सीन को देख के वाइल्ड बीस्ट की तरह फ्यूरियस क्यों नहीं होता। लिंकॉन कहता है हमारे यंग मिस को रिलीज करो, लेकिन इस बात को सुन के उस ब्लैक क्लोथ एल्डर का एक्सप्रेशन सिंक हो गया था। वो लिंकॉन को रेप्रीमेंड करते हुए बोलता है, लिंकॉन तुम अपने स्टेटस को हमेशा याद रखो। यंग मिस के पर्सनल मैटर्स को लेके तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जब ब्लैक क्लोथ ओल्ड मैन इस तरीके से उसे रेप्रीमेंड करता है, लिंकॉन का फेस ट्रेम्बल हो गया था। वो इमीडिएटली एक गहरी सांस लेता है। उसकी वो लाल आंखें ग्रेजुअली नॉर्मल हो जाती हैं। लिंकॉन कहता है कि मैं अपने फैंस को जानता हूँ। भले उसने मुंह से ये बोला हो, लेकिन उसकी डार्क आंखें देख रही होती है जियान को। लेकिन जूनर को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने लिंकॉन को पूरी तरीके से इग्नोर किया है। वो जियान को एक बार डीपली देखने के बाद एक कदम पीछे लेती है, जिसके बाद वो पीछे मुड़ती है और वो सीधी चली जाती है। लेकिन जब जूनर लिंकॉन को पास कर रही थी, उसके चेहरे को दोबारा से उस आइसी कोल्डनेस ने कवर कर लिया था। जूनर काम आवाज में बोलती है, लेट्स गो। जूनर के ऐसे बिहेवियर को देख के लिंकॉन की फिस्ट टाइट हो गई थी। लेकिन जब जूनर सेंस करती है कि उसके ऑर्डर के बाद भी लिंकॉन बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, तो फिर उसका एक्सप्रेशन सीरियस होने लगता है। उसके चेहरे को एक चिली एक्सप्रेशन ने कवर कर लिया था। वो कहती, कमांडर लिंकॉन। जूनर की इस आवाज को सुन के लिंकॉन गहरी सांस लेता है। उसकी डार्क और विशियस आंखें देखती हैं जियान को। वो अपने सिर को हिलाते हुए बोलता है, यंग मिस आपको पहले जाना होगा। अभी लिंकॉन के पास एल्डर्स के द्वारा दिया गया एक ऐसा टास्क है जिसे मुझे अभी पूरा करना है। इन शब्दों को सुन के जूनर का एक्सप्रेशन दोबारा चेंज हो गया था। उसका सर पीछे मुड़ता है और वो देखती है लिंकॉन को। वो पूरे सेंटेंस को पॉज कर करके बोलती है। जूनर कहती है, मैंने तुमसे पहले ही बोला, तुम यहाँ से इमीडिएटली निकल जाओ। ये सुन के लिंकॉन अपनी दांती मीस लेता है। फिर भी उसने एंड में जाके अपना सिर हिला दिया था। जब वो दोनों ब्लैक क्लोथ एल्डर देखते हैं कि लिंकॉन अभी भी अपना सिर हिला रहा है, तो उनके चेहरे एकदम डार्क और ग्रेव हो गए थे। दोनों साथ में कदम आगे बढ़ाते हैं। लिंकॉन को कवर कर लिया था एक फ्राइटनिंग ऑरे ने। वो कहते हैं, लिंकॉन तुम दिनों दिन और भी बदतमीज होते जा रहे हो। लिंकॉन के पीछे जो लोग उसे फॉलो करते हुए आए थे, इस अचानक से हुए बदलाव की वजह से वो एक दूसरे के चेहरे देखते हैं, लेकिन बीच में वो कुछ नहीं बोलते। लिंकॉन उनका सुपीरियर था, वहीं पर जूनर का स्टेटस कुछ ज्यादा ही नोबल है। इस समय अंधे बहरे होने की एक्टिंग करना बिल्कुल सही है। दोनों एल्डर्स के फ्राइटनिंग ऑरे की वजह से लिंकॉन की घुटने मुड़ने लगते हैं, लेकिन फिर वो फोर्सफुली इंड्योर करता है। उसकी डार्क और सॉलम आंखें टिकी होती हैं जियान के ऊपर। जियान की वजह से जूनर जितनी ज्यादा गुस्सा होती है, लिंकॉन के दिल में जेलसी उतनी ही बढ़ती जाती है। इस जेलसी की वजह से उसकी रीजनिंग भी ब्लरी हो गई है। साइड में खड़ी लिटिल फी डॉक्टर जब इस सिचुएशन को देखती है तो उसके आईब्रोज नेट हो गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। एट द एंड ये मैटर गू क्लैन का है। अच्छा हुआ कि इसमें कोई आउटसाइडर इंटरफेयर न करे। बट शाओशियान क्लियरली सेंस कर पाती है कि ये कमांडर लिंकॉन जियान से नफरत करता है। शाओशियान ने दिमाग में डिसीजन ले लिया था, अगर ये लिंकॉन यहाँ से चुपचाप निकल जाता है तो ये अपने आप को लकी कंसिडर कर सकता है, लेकिन अगर इसने कुछ मूर्खता से भरे काम करे तो फिर भले ही गू क्लैन कितना भी पावरफुल हो, बट लिटिल फी डॉक्टर इस लिंकॉन को बता देगी कि उसके पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है कि वो जियान के सामने मनचाहा वर्ताव कर सके। जूनर का चेहरा ग्रेजुअली आइस कोल्ड हो जाता है। वो अपने हाथों को वेव करते हुए कोल्ड आवाज में कहती है, ओल्डलिन इसे कैप्चर करके वापस लाओ। इस कमांड को सुन के दोनों एल्डर्स रिस्पॉन्ड करते हैं। वो कहते हैं एक्नॉलेज्ड। जैसे वो लिंकॉन को पकड़ने के लिए कदम आगे बढ़ाने वाले थे, लिंकॉन 2 कदम पीछे रखता है। उसके हाथ फ्लैश होते हैं और वहाँ पे अपेयर हुआ था एक पाम साइड रेड कलर का टोकन। इस टोकन पे लिखा हुआ था GU। इस ब्लड रेड ये टोकन को देख के उन दोनों एल्डर्स के फुटस्टेप पॉज होते हैं। उनके चेहरे अचानक से चेंज हुए थे। वो कहते हैं GU टोकन। लिंकॉन के हाथ में होता है ये ब्लड रेड टोकन। उसकी अनयूजुअल सी कोल्ड और डेंस आंखें देखती हैं जियान को। अब आ गई थी उसके चेहरे पे एक सिनिस्टर सी स्माइल। वो कहता है, यंग मिस ऐसी बात नहीं है कि लिंकॉन आपकी बात सुन नहीं रहा है, लेकिन बात ऐसी है कि लिंकॉन को पहले ही फर्म ऑर्डर मिल चुका है। मुझे एल्डर्स ने पहले ही सीरियस ऑर्डर दिया है। अगर इस ट्रिप के दौरान मैं शाओ क्लैन के किसी मेंबर से मिलता हूँ तो मुझे इसे गू क्लैन की गैदरिंग के लिए इनवाइट करना है। अगर दूसरी पार्टी मेरी बात को इग्नोर करती है तो फिर मेरे पास राइट है कि मैं उसे फोर्सफुली अपने साथ खींच के ले जाऊं। इस वजह से जियान तुम चुपचाप मेरे साथ गू क्लैन चलो। जैसे लिंकॉन की चिली आवाज पूरी कोर्टयार्ड में फैली थी, इस कोर्टयार्ड का टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है। खैर सिमिलरली तुम्हारा भाई भी यहाँ पे बोलते बोलते इससे पहले गिर जाए। हम क्लोज करते हैं अपने इस एपिसोड को। आई नो कुछ लोग कहने वाले हैं कि फाइट को पूरा तो कर देते, लेकिन बिलीव मी ये पूरा मामला खत्म होगा पूरे एक एपिसोड में। अगर मैं 10 की जगह 20 मिनट भी और ऐड कर दूं तब भी तुम्हारी खुजली बिल्कुल कम नहीं होगी। इस वजह से जो धमाकेदार सीन्स होने वाले हैं वो हमें देखने को मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हम उसमें देखेंगे कि जियान किस तरीके से लिंकॉन को मजा चखाता है। आई नो तुम ही इम्पेशेंट नहीं हो रहे, बल्कि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में ये मामला पूरा फिनिश होगा। फिर भी अगर तुम चाहते हो कि वो एपिसोड आज ही देखने को मिल जाए तो इसका सिंपल लाइक टारगेट है
1000 लाइक्स का। देखो अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि तुम्हारे भाई ने कुछ भी कहा हो और ऐसा हुआ ना हो। अगर ये लाइक टारगेट कंप्लीट होता है तो आपको शाम तक वीडियो मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि अपलोडिंग के बीच में ही वीडियो स्टक हो जाती है, जिस वजह से अपलोडिंग टाइम में घंटे 2 घंटे का फर्क पड़ जाता है। खैर अगर लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं भी होता और तुम चाहते हो कि तुम्हें रात तक नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाए तो फिर हमारे चैनल की मेंबरशिप अभी तक ओपन है। ये ज्वाइन का बटन मिल जाएगा आपको चैनल के होम पेज पे सब्सक्राइब बटन के साइड में। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी छोड़ दूंगा। मेंबरशिप को ज्वाइन करने के बाद सिर्फ नेक्स्ट एपिसोड ही नहीं बल्कि फ्यूचर में जो भी अपकमिंग एपिसोड्स हैं वो आपको रिलीज टाइम से पहले ही देखने को मिल जाया करेंगे। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं अर्ली एक्सेस। ये तो रही एडवर्टाइजमेंट की बात। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना तो एकदम फ्री है, तो फिर फटाफट से लाल बटन को स्मैश कर दो जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले देखने को मिले। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हो तुम लेफ्ट में क्लिक करके, राइट में आपको नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। जल्दी से क्लिक करो। हम मिलते हैं वीडियो को स्पार्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।